नमस्कार दोस्तों, मैं पुखराज शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्री करणी कॉमर्स क्लासेस पे। दोस्तों, आज की करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है और चलते हैं आज की करंट अफेयर्स। जैसा कि आपको हमारे होम पेज के ऊपर नजर आ रहा है, रविंद्रनाथ टैगोर सर का इमेज। जी हाँ, आज 7 मई है और आज बर्थ एनिवर्सरी है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की। उसके बाद नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग और साथ में रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन नजर आ रहे हैं। आपको पता होना चाहिए, नॉर्थ कोरिया के किम जोंग को एक बहुत बड़े अवार्ड के द्वारा नवाजा गया है, जिसकी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। उसके बाद चलते हैं हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ। और कोविड-19 यानी कोरोना वायरस जो एक पैंडेमिक डिजीज है, उस समय एक इटालियन कंपनी ने क्लेम करा है कि उसने फर्स्ट वैक्सीन रेडी कर लिया है, यानी निराशा में एक आशा की किरण जगी है। उसके बाद हम पॉलिटिक्स की तरफ चलेंगे और अधीर रंजन चौधरी, जैसा कि आपको नजर आ रहा है, कांग्रेस के सीनियर लीडर, इनको रीअपॉइंट किया गया पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरपर्सन के रूप में। और उसके बाद नैनो साइंस 2020 में प्रोफेसर सौरभ लड्डा जो IIT बॉम्बे के प्रोफेसर है, उनको यंग करियर अवार्ड दिया गया नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। और फिर चलेंगे नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया यानी नीति आयोग। नीति आयोग ने स्टार्ट करा सीनियर सिटीजन के लिए कैंपेन, जिसका नाम रखा गया सुरक्षित दादा दादी एंड नाना नानी अभियान। ये नीति आयोग और पिरामल ग्रुप के द्वारा चलाया गया एक कैंपेन है जो कोविड-19 या हम जिसको कह सकते हैं कोरोना वायरस के तहत सीनियर सिटीजन के प्रिकॉशन के लिए। उसके बाद आपको RBI की तरफ से अपॉइंट हुए हैं तरुण बजाज। जी हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की टीम में तरुण बजाज अपॉइंट हुए हैं। इसको अपन डिटेल से देखेंगे। चलते हैं पहली न्यूज़ की तरफ और पहले न्यूज़ पे चलते हैं। आज 7 मई है, हमें पता है आज बर्थ एनिवर्सरी है रविंद्रनाथ टैगोर जी की। रविंद्रनाथ टैगोर, जिनका जन्म 1861 7 मई के दिन कलकत्ता इंडिया में हुआ था और जिनकी मृत्यु 1941 में 7 अगस्त के दिन हुई थी। इनको इनके सबसे अच्छे लिटरेचर, जिसको हम गीतांजलि कह सकते हैं, उसके चक्कर में नोबेल प्राइज मिला था 1913 यानी 1913 में। गीतांजलि के चक्कर में ये अवार्ड दिया गया था और एशिया के पहले व्यक्ति थे जिनको नोबेल लिटरेचर का अवार्ड 1913 में मिला था। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में कहना चाहता हूँ, एक ग्रेट स्कॉलर, एक नॉवलिस्ट और एक असिस्टेड सॉन्ग और कंपोजर एंड प्ले राइट जो थे वो रविंद्रनाथ टैगोर थे। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही हमारे देश का राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक जया है लिखा है और साथ में बंगाल का अमार सोनार बांग्ला भी आपने ही लिखा। आपके जो प्रमुख लेख है उसमें गीतांजलि है, गोरा है, इसके अलावा काबुली वाला है। ये कुछ फेमस जो है कहानियाँ और लेख रहे हैं। आपने इंदिरा गांधी जी को जो है वह एक उपाधि दी थी जिसका नाम था गूंगी गुड़िया। और उसके बाद आपको ये बताना चाहता हूँ कि रविंद्रनाथ टैगोर जी का काफ़ी कुछ जो है वो कंट्रीब्यूशन रहा, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे समाज सुधार हो, चाहे किसी में। आप ही का ही जो है वो एक स्कूल जो कि कलकत्ता के अंदर चलता है, जिसको हम शांति निकेतन के नाम से जानते हैं। उसके बाद चलते हैं दोस्तों बुद्ध पूर्णिमा की तरफ। आज बुद्ध पूर्णिमा है। आपको महात्मा बुद्ध की बुद्ध पूर्णिमा के दिन की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। दुनिया को अपने विचारों से नया रास्ता दिखलाने वाले और बौद्ध धर्म के अनुयायी भगवान गौतम बुद्ध एक दार्शनिक, एक वैज्ञानिक, एक धर्मगुरु और एक महान समाज सुधारक थे। और बौद्ध धर्म के फाउंडर जो थे वो महात्मा बुद्ध थे। बुद्ध की शादी यशोधरा के साथ हुई थी। इस शादी में उनसे एक बालक जन्म हुआ था जिसका नाम राहुल रखा गया था। लेकिन विवाह के कुछ समय बाद ही गौतम बुद्ध ने अपनी पत्नी और बच्चे को त्याग दिया था और वे संसार का जन्म मरण और दुखों से मुक्ति दिलाने के मार्ग की तलाश व सत्य दिव्य ज्ञान की खोज में रात के समय अपने राजमहल से जंगल की ओर निकल गए। और बहुत सालों की कठोर साधना के बाद आज के दिन, जी हाँ, आज के दिन बैसाख की पूनम यानी बुद्ध पूर्णिमा के दिन उनको बोध गया बिहार में बोधि वृक्ष, जिसे हम पीपल का वृक्ष कहते हैं, उसके नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और वह सिद्धार्थ गौतम से गौतम बुद्ध बन गए थे। तो गौतम बुद्ध का सिद्धार्थ गौतम बुद्ध पूरा नाम था। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। इनकी मृत्यु 483 ईस्वा के अंदर पूर्व कुशीनगर उत्तर प्रदेश भारत में हुई थी। इनकी शादी राजकुमारी यशोधरा से हुई थी और एक बच्चा इनके हुआ था जिनका नाम था राहुल। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था जो एक राजा और कुशल शासक थे। माता का नाम माया देवी जो एक महारानी थी। और बौद्ध धर्म की स्थापना इन्होंने 4वीं शताब्दी के दौरान करी थी। आज भी कई देश जो है वह बौद्ध धर्म को अपनाते हैं। उसके बाद चलते हैं दोस्तों इंटरनेशनल न्यूज़ की तरफ। आपको किम जोंग उन नज़र आ रहे हैं जो कि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह है और हेड है। और उसके बाद
आपको नजर आ रहे हैं रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। जी हाँ, किम जोंग उन को अवार्डेड किया गया है आपके कॉमनवेल्थ WWII यानी वर्ल्ड वार सेकेंड मेडल बाय द रशिया। वर्ल्ड वार सेकेंड जो 1939 से 1945 के मध्य हुआ था, उसमें रशिया ने किम जोंग उन को अवार्डेड किया गया कॉमनवेल्थ ऑफ वर्ल्ड वार सेकेंड के लिए। किम जोंग उन जो थे ये अवार्डेड लेने के लिए खुद तो नहीं आए, परंतु ये अवार्ड वहाँ के विदेश मंत्री को दिया गया। ये वर्ल्ड वार सेकेंड के तहत दिया गया था नॉर्थ कोरियन टेरिटरी के रिगार्डिंग, और ये दिया गया है रशिया के द्वारा नॉर्थ कोरिया के तानाशाह को। यहाँ नॉर्थ कोरिया को जानना जरूरी है। नॉर्थ कोरिया जो कि वी कैन से मध्य एशिया का एक कंट्री है और जिसकी कैपिटल प्योंगयांग है, और जहाँ पे लीडर मिलेंगे किम जोंग उन, और नॉर्थ कोरिया की करेंसी है नॉर्थ कोरियन वुन। रशिया जो कि देश की सबसे बड़ी ताकत में आती है, उसकी कैपिटल है मॉस्को और वहाँ की करेंसी है रशियन रूबल। और वहाँ के प्रेसिडेंट आपको नजर आ रहे हैं व्लादिमीर पुतिन, जो कि तीसरी बार जो है प्रेसिडेंट बने हैं। उसके बाद चलते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ, और इटालियन रिसर्चर ने क्लेम करा है फर्स्ट न्यूट्रलिस कोरोना वायरस वैक्सीन का। आपके लिए बताना चाहता हूँ कोविड-19 जिसे कोरोना वायरस कहते हैं, इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन वैक्सीन का तैयार हो चुका है और वर्ल्ड की फर्स्ट कोरोना वायरस वैक्सीन होने का दावा एक इटालियन फर्म ने करा है जिसका नाम है टैकिस। टैकिस के जो CEO है मिस्टर लूगी ऑरुस्टिनो, इन्होंने ये कहा है कि हमने कोरोना वायरस के तहत एक ह्यूमन सेल्स में फर्स्ट टाइम हमने काम करके एक न्यूट्रलाइज वैक्सीन तैयार कर ली है, और ये एक अच्छी खबर आई है। इसमें कह सकता हूँ निराशा के समय एक आशा की खबर आई है। तो इटली पहला देश हुआ जिसने क्लेम करा है फर्स्ट वैक्सीन बनाने का। और ऐसे ही एक अच्छी न्यूज इजराइल की तरफ से आई है। जी हाँ, आपको लेकर चलता हूँ मैं इजराइल। इजराइल ने सक्सेसफुली करा एक आइसोलेटेड कोरोना वायरस एंटीबॉडी इन ब्रेक थ्रू द डेवलपमेंट, यानी जो इजराइल है उन्होंने एक आइसोलेटेड हम कह सकते हैं कोरोना वायरस एंटीबॉडी जो है जिसको बायोलॉजिकल रिसर्च इन मोनोशुअल के अंदर करा है, और ये सिंगल रिकवरी सेल के अंदर करा है। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर जो नफ्टेल बेनेट है, उन्होंने 4 मई 2020 के दिन ये इन्फॉर्मेशन दी है, और उन्होंने ये कहा है कि मोनोकोलन न्यूट्रलाइज एंटीबॉडी एक डेवलप की गई है IIBR के द्वारा, जिसे आप इजराइल इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल रिसर्च कहते हैं, और ये रिपोर्टेड जो है वो न्यूट्रलाइज करेगी कोविड-19 वायरस को इनसाइड द कैरियर्स बॉडी की तरफ। यहाँ आपको इजराइल के बारे में जानना जरूरी है। इजराइल जिसकी कैपिटल जेरूसलम है और जहाँ पे PM है बेंजामिन नेतन्याहू, और जहाँ पे करेंसी चलती है इजरायली शेकल नाम की यहाँ पे करेंसी चलती है। उसके बाद IIT बॉम्बे के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा, जी हाँ, सौरभ लोढ़ा को हाल ही के अंदर यंग करियर अवार्ड 2020 नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दिया गया है। अब सौरभ लोढ़ा हमें कैसे याद हो जाएंगे, सौरभ गांगुली से याद कर लेंगे कि सौरभ लोढ़ा को नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अवार्ड दिया गया है। उसके बाद चलते हैं स्टेट न्यूज की तरफ। स्टेट न्यूज में चलते हैं भारत के सबसे बड़े स्टेट यूपी की तरफ, यानी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के CM आदित्यनाथ योगी ने लॉन्च करा है आयुष कवच ऐप 5 मई 2020 के दिन। ये ऐप हेल्प करेगा उन लोगों को जिनका इम्यूनिटी के बारे में नॉलेज देगा, और कोरोना वायरस से वो इन्फेक्टेड है या नहीं है ये सब कुछ खबर देगा, और कोरोना वायरस की फैक्ट इंफॉर्मेशन जो है वह देगा आयुष कवच ऐप, और इसको लॉन्च करा है वहाँ के CM आदित्यनाथ योगी। यहाँ आपको उत्तर प्रदेश के बारे में जानना जरूरी है। यूपी जिसकी राजधानी लखनऊ है, और यहाँ के गवर्नर आनंदीबेन पटेल है, और चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ योगी है, और मेजर रिवर जो यहाँ चलती है वो हमारे देश की सबसे पवित्र और सबसे बड़ी नदी गंगा, उसके बाद यमुना, फिर घाघरा, फिर गोमती, बेतवा, तमसा और रामगंगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यूपी में सर्वाधिक नदियाँ बहती है। और उसके बाद यहाँ के फेमस नेशनल पार्क में दुधवा नेशनल पार्क और पीलीभीत, ये दोनों काफ़ी जो है फेमस है। स्टेट डांस यूपी का कथक है। कौन सा डांस है दोस्तों? कथक। कथक नॉर्थ ईस्ट में सर्वाधिक किया जाने वाला डांस कहलाता है। उसके बाद चलते हैं जम्मू एंड कश्मीर। जी हाँ, जम्मू कश्मीर की फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती को प्रिवेंटिव किया गया डिटेंशन अंडर द पब्लिक सेफ्टी एक्ट, और इनकी एक्सटेंड की गई अनदर 3 महीने के लिए, जो इनकी एक्सपायरी हो रही थी 5 मई 2020। जी हाँ, नज़रबंद की जो लिमिट 5 मई 2020 के एक्सपायर हो रही थी। फॉर्मर CM रह चुकी है जम्मू एंड कश्मीर की महबूबा मुफ्ती, जो PDP पार्टी से थी, और अब इनकी इस नज़रबंदी को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत एक्सटेंड करके 3 महीने एक्सटेंड कर दिया गया है।
यहाँ पे आपको ये जानना जरूरी है कि जम्मू एंड कश्मीर की पहली महिला सीएम होने का गौरव जो प्राप्त था वो महबूबा मुफ्ती को था और इनका एनडीए के साथ में सीधा गठबंधन था, परंतु कुछ समय पश्चात एनडीए और पीडीपी अलग अलग हो गई और उसके बाद 370 और 35 से जो 31 अक्टूबर 2019 के दिन लागू हुआ, उसके बाद महबूबा मुफ्ती को नजरबंद किया गया पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत और अब इनके जो समय थी वो 5 मई 2020 को खत्म हो रही थी वो समय सीमा, अब इनको 3 महीने के लिए और नजरबंद किया जाएगा। जम्मू एंड कश्मीर जो कि अब यूनियन टेरिटरी हो चुका है, उसकी कैपिटल समर की श्रीनगर है जबकि विंटर की जम्मू है। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू है जो कि पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर है। यहाँ की रिवर में फेमस जो है वो चेनाब है, झेलम है और साथ में सिंधु है। डैम यहाँ का बागिलियर जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। लैंग्वेज यहाँ की कश्मीरी और डोगरी, ये काफ़ी फेमस लैंग्वेज है यहाँ की जो पॉपुलर बोली जाती है। उसके बाद चलते हैं नीति आयोग की तरफ, यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया जिसे हम नीति आयोग कहते हैं, इसने और पिरामल फाउंडेशन इन दोनों ने मिलकर लॉन्च करा एक वर्चुअली सुरक्षित दादा दादी एंड नाना नानी अभियान। ये कैंपेन सीनियर सिटीजन के लिए किया गया है ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक डिजीज के तहत, जिससे लगभग 2.9 मिलियन सीनियर सिटीजन कवर होंगे और 25 आइसोलेशन डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस द असम, बिहार, झारखंड, एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड यूपी में इनको बेनिफिट मिलेगा। तो सीनियर सिटीजन के लिए सुरक्षित दादा दादी एंड नाना नानी अभियान नीति आयोग और पीरामल के द्वारा किया गया है। पीरामल ग्रुप के बारे में बताना चाहता हूँ, मुंबई वेस्ट ये पीरामल ग्रुप के जो चेयरमैन है वो अजय पीरामल है, जबकि नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया का स्थान लिया है। जी हाँ, 15 मार्च 1950 के दिन प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी जिसका मुख्य उद्देश्य इकोनॉमिक प्लानिंग करना था और जिसके पहले चेयरपर्सन जवाहरलाल नेहरू और पहले वाइस चेयरपर्सन गुलजारीलाल नंदा थे, जबकि इसके अंतिम चेयरमैन नरेंद्र मोदी और अंतिम वाइस चेयरमैन मोहनसिंह सिंह अहलूवालिया थे। जब 16वीं लोकसभा के चुनाव हुए और शपथ लेके 26 मई 2014 को नरेंद्र भाई मोदी 15वें पीएम बने, उन्होंने अपने पहले भाषण 15 अगस्त 2014 के दिन लाल किले से घोषणा करी थी कि मैं 65 साल पुरानी जो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया है उसको खत्म करता हूं और इसकी जगह नीति आयोग की घोषणा करता हूं। और नीति आयोग 1 जनवरी 2015 से इफेक्टेड हो गया, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है और जिसका चेयरपर्सन देश का पीएम यानी नरेंद्र भाई मोदी है और अभी इसके वाइस चेयरमैन राजीव कुमार है और सीईओ जो है वो अमिताभ कांत है। नीति आयोग को हम थिंक टैंक ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद चलते हैं बैंकिंग एंड इकोनॉमिक्स न्यूज की तरफ। इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी तरुण बजाज को अपॉइंटेड किया गया डायरेक्टर इन आरबीआई सेंट्रल बोर्ड। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सेंट्रल बोर्ड में एज ए डायरेक्टर की पोस्ट के ऊपर अभी जो नए बने हैं वो बने तरुण बजाज और इन्होंने रिप्लेस करा अतनु चक्रवर्ती को। इससे पहले अतनु चक्रवर्ती इस पोस्ट पे हुआ करते थे, परंतु 30 अप्रैल 2020 के दिन उनका रिटायरमेंट हो गया और 5 मई 2020 से इफेक्टेड अब नए जो डायरेक्टर बने हैं वो तरुण बजाज बने हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश का सबसे बड़ा सेंट्रल बैंक कहलाता है और इसके 25वें गवर्नर अभी शक्तिकांत दास है और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में कलकत्ता में हुई थी, परंतु इसका हेडक्वार्टर 2 साल बाद यानी 1937 में मुंबई आ गया, जो अब तक मुंबई है। आरबीआई के बारे में बताना चाहता हूँ, इसके पहले गवर्नर होने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ वो सर ऑसबॉर्न स्मिथ को और सेकंड जो बने थे वो बने थे सर जेम्स टेलर और पहले भारतीय गवर्नर बने थे सीडी देशमुख और 15वें गवर्नर बने थे मनमोहन सिंह और उसके बाद जो 25वें गवर्नर अभी वर्तमान में है वो है शक्तिकांत दास। उसके बाद चलते हैं पॉलिटिकल न्यूज की तरफ और 1 मई 2020 से जो कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेता है अधीर रंजन चौधरी, इनको रीअपॉइंट किया गया चेयरपर्सन ऑफ पीएससी यानी पार्लियामेंट पब्लिक कमेटी की तरफ। पार्लियामेंट पब्लिक कमेटी के बारे में बताना चाहता हूँ, ये एक स्टैंडिंग कमेटी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो बॉडी नहीं है और इसकी स्थापना जो की गई थी वो 1921 में की गई थी अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 प्रोविजन के तहत और इसके फर्स्ट चेयरपर्सन जो बने थे वो बने थे WM हेले प्री इंडिपेंडेंस से पहले और आफ्टर इंडिपेंडेंस जो इसके फर्स्ट चेयरपर्सन बने वो बने मिस्टर R.K. षणमुगम शेट्टी और वर्तमान में जो इसके चेयरपर्सन है वह अधीर रंजन चौधरी, जिनका कार्यकाल 1 साल के लिए यानी इनको 1 साल का कार्यकाल होता है, इनको रीअपॉइंट किया गया है। आपके लिए बताना चाहता हूं कि लोकसभा जो स्पीकर ओम बिरला है वह अपॉइंट करते हैं पीएससी के चेयरपर्सन को और इन्होंने अपॉइंट करा अधीर रंजन चौधरी को।
अधीर रंजन चौधरी पीएससी के चेयरपर्सन से वर्तमान में। अब यहाँ आपको ये जानना जरूरी है पीएससी क्या कार्य करती है। पीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जिसे हम केक कहते हैं, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसका आर्टिकल यानी अनुच्छेद 148 से 151 तक वर्णन है। और अभी वर्तमान में 13वें केक भारत के राजीव महर्षि है और फर्स्ट केक होने का गौरव प्राप्त हुआ था नरहरि राव को। और इनका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। यानी इनके कार्यों की जो वीकेंड से इनके कार्य यानी केक के द्वारा जो दी गई रिपोर्ट जो राष्ट्रपति को देते हैं उसमें आय व्यय का लेखा जोखा या अपोजिशन को ये जो है उनके आय व्यय के लेखे जोखे को रीचेक करने का अधिकार रहता है, जिसको पीएससी के नाम से जानते हैं, ताकि ये पता चले कि केंद्र सरकार कितना खर्च कर रही है, इसके पास में कितनी आमदनी है और इनका लेखा जोखा सही है या नहीं है। ये पूरा कार्य पीएससी का होता है, जिसे हम पब्लिक अकाउंट कमेटी के नाम से जानते हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1921 में, जिसमें 22 मेंबर होते हैं। 15 मेंबर लोकसभा से चुने जाते हैं, जिसे हम लोअर हाउस कहते हैं, और 7 जो सदस्य होते हैं वो राज्यसभा से चुने जाते हैं, जिसे हम अपर हाउस कहते हैं। और इसमें इलेक्शन ऑफ मेंबर जो होते हैं वो पार्लियामेंट के द्वारा होते हैं एवरी ईयर, और इसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव होता है, यानी सिंगल ट्रांसफर वोट होता है, लेकिन एक मिनिस्टर को इलेक्टेड नहीं किया जाता है। इसका टर्म ऑफ ऑफिस जो होता है वो 1 साल के लिए होते हैं, और चेयरमैन जो होते हैं वो स्पीकर अपॉइंट करता है, और वो अपॉइंट करता है अपोजिशन पार्टी में से किसी एक व्यक्ति को। इसके कार्य जो होते हैं वो होता है कि आपके जो एनुअल ऑडिट रिपोर्ट होती है जो केक की, जो कि पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट को है जमा कराता है, उसको एग्जामिन करना यानी उसको चेक करना। केक के बारे में हमने कहा था कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के नाम से केक को जाना जाता है। ये केक राष्ट्रपति को 3 प्रकार की रिपोर्ट देता है, जो कि रिपोर्ट ऑन एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंस अकाउंट एंड ऑडिट रिपोर्ट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। ये 3 प्रकार की रिपोर्टें केक राष्ट्रपति को सबमिट करता है, और इसको एग्जामिनेशन यानी इसको चेक करने का काम पीएससी का होता है। उसके बाद चलते हैं डीपीएस नेगी, जो कि 1985 के बैच के आईएएस यानी इंडियन इकोनॉमिक सर्विस ऑफिसर है। इनको अभी हाल ही में डीजी यानी डायरेक्टर जनरल का चार्ज दिया गया है लेबर ब्यूरो इन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, और इन्होंने रिप्लेसिंग करा बीएन नंदा को। यहाँ पे आपको मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट को जानना जरूरी है, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है, और वर्तमान में इसमें जो मिनिस्टर है वो इंडिपेंडेंट चार्जेस है संतोष गंगवार। एक अच्छी न्यूज आई है हमारे लिए, और वो है ओजोन लेयर के रिगार्डिंग। जी हाँ, नॉर्थ पोल के अंदर जो लार्जेस्ट एवर ओजोन लेयर में जो होल हो चुका था लगभग 6,20,000 स्क्वायर मील, जिसको मैं किलोमीटर में कन्वर्ट करूं तो वो होता है 997793.28 किलोमीटर। अब ये कंप्लीटली फाइनली क्लोज हो चुका है। ये एक अच्छी न्यूज आई है, और इसकी वजह हम जानते हैं, इसकी वजह है कोविड-19 यानी कोरोना वायरस। और उसके तहत लगभग भारत जैसे देश के अंदर जो कि लॉकडाउन 3 चल रहा है, जिसमें कोई ट्रांसपोर्टेशन कोई बाहर नहीं जा रहा है, और उसी वजह से इन्वायरमेंट नीट एंड क्लीन हो गया है, और नीट एंड क्लीन होने की वजह से ओजोन लेयर लगभग वो होल था वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आपको ये जानना जरूरी है कि इंटरनेशनल डे ऑफ वी कैन से प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर 16 सितंबर के दिन मनाया जाता है। और ये जो खबर दी है वो WMO ने दी है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर जैसा कि मैंने आपको कहा था, जिस भी संस्था के आगे WOIO आ जाए उसका हेडक्वार्टर कहाँ होता है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसका WMO का हेडक्वार्टर है, और इसके सेक्रेटरी जनरल जो है वो है मिस्टर पीटरी तालास। टेनिस इंटीग्रिटी यूनिट की तरफ से एक अच्छी रिपोर्ट नहीं आ रही है। जी हाँ, TIU जो कि एक स्वतंत्र इंटेलिजेंस यूनिट है, जो कि ये पता करती है खेल में किसी प्रकार की कोई मैच फिक्सिंग या करप्शन तो नहीं हुआ है, तो ऐसी एक रिपोर्ट आई है। और इजिप्ट के ये टेनिस खिलाड़ी जिसका नाम यूसुफ होसान है, जो 21 साल के हैं, इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान लगभग काफ़ी मैच फिक्स करे हैं और काफ़ी करप्शन करा है, अतः इनको लाइफ टाइम बैन कर दिया गया है मैच फिक्सिंग की वजह से, और नाम है इनका यूसुफ होसाम। अब यहाँ पे आपको TIU को जानना जरूरी है, जिसकी स्थापना 2008 में हुई थी। ये टेनिस सेक्टर में एक इंटीग्रिटी यूनिट है जो कि चेकिंग करती है कि मैच में कोई फिक्सिंग या करप्शन तो नहीं हुआ, जिसका हेडक्वार्टर लंदन UK में है। और अभी इसके CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जॉनी ग्रे है, और डायरेक्टर इसके नीजल विल्ट्रॉन है। अभी एक बुक भी रिलीज हुई है, और उस बुक का जो टाइटल है वो है विजयंत एट कारगिल, द लाइफ ऑफ ए कारगिल वार, और इसको ऑथराइज किया गया कर्नल VN थापर और नेहा द्विवेदी के द्वारा। जी हाँ, कारगिल हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मध्य जो 26 जुलाई 2000 के दिन युद्ध का अंत हुआ था वो था कारगिल विजय, और वो हिंदुस्तान जीता और पाकिस्तान हारा। तो उन्हीं हमारे कारगिल के शहादत के हीरो की एक कहानी है,
जिसका नाम रखा गया विजयंत एट कारगिल, और उसको लिखने वाले हीरो जो है वो है कर्नल वीएन थापर के और साथ में नेहा द्विवेदी। यहाँ पे कई बार आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि 26 जुलाई के दिन कौन सा डे आता है, तो आपका आंसर होता है कारगिल विजय दिवस। कारगिल विजय दिवस की जो हमें पता है उसकी कॉस्ट 527 सैनिकों की कुर्बानी थी। जी हाँ, 527 सैनिकों की कुर्बानी के बाद हमने कारगिल विजय करी और पाकिस्तान को करारा मुंह तोड़ जवाब दिया। उसके बाद चलते हैं दोस्तों करंट अफेयर्स के क्विज में, और पहला क्विज जो है वो कहता है हाल ही के अंदर जो है वर्ल्ड वार सेकंड के तहत मेडल जो रशिया दे रही है वो किन को दे रही है इनमें से। आपका आंसर है नरेंद्र मोदी, किम जोंग उन, शिंजो आबे और मून जे इन। तो यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी तो थे नहीं, किम जोंग उन बिल्कुल राइट है, यानी नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को रशिया वर्ल्ड वार सेकंड के तहत ये कॉमेंट्रेटिव जो है अवार्ड दे रही है। नरेंद्र मोदी जो कि भारत के 15वें पीएम है, किम जोंग उन जो कि हेड है नॉर्थ कोरिया के, और शिंजो आबे जैसा कि हम जानते हैं जापान के हेड है, और मून जे जो है वो साउथ कोरिया के हेड है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, फॉर्मर जम्मू एंड कश्मीर के सीएम महबूबा मुफ्ती का पीएसए डिटेंशन कितने समय के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। तो इनका डिटेंशन 3 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया गया दोस्तों। 5 मई 2020 को इसकी अंतिम तारीख थी, जिसे अब 3 महीने एक्सटेंड कर दिया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने को आपके लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया गया है, और ये मई 29 तक अब वो स्टेट लॉकडाउन के तहत रहेगा। आपके विकल्प है पंजाब, तेलंगाना, उड़ीसा, महाराष्ट्र। राइट आंसर होता है दोस्तों तेलंगाना। सीआरवी राव ने इसका डिक्लेरेशन कर दिया है कि हम लॉकडाउन को एक्सटेंड करते हैं, और 17 मई से एक्सटेंड करके उन्होंने 29 मई तक कर दिया है। और इसमें भी कर्फ्यू लगाया जाएगा, और शाम को 7 से लेकर सुबह 7 के बीच में कोई भी बाहर नहीं निकल सकता है। उसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के तहत एक पोटेंशियल वैक्सीन बनाने का दावा पेश करा है। और आपके विकल्प है जर्मनी, जापान, इटली, इजराइल। इसका सही आंसर होता है दोस्तों इटली। जी हाँ, इटली ने ये घोषणा करी है कि हमने एक वैक्सीन लगभग बना के तैयार कर लिया है। अगला प्रश्न कहता है कि हाल ही के अंदर आयुष कोच नाम का एक ऐप किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है। तो इसका सही आंसर होता है दोस्तों यूपी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने आयुष कोच नाम का एक ऐप लॉन्च करा है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न कहता है कि जो जीएसटी रिटर्न यानी गुड सर्विस टैक्स है, जो एक इनडायरेक्ट टैक्स है, इस रिटर्न की जो है वो लास्ट डेट क्या एक्सटेंड कर दी गई है। जो फिजिकल ईयर 2018 और 19 के लिए जो जीएसटी भरा जा रहा था उसकी लास्ट डेट अभी एनुअली एक्सटेंड कर दी गई है। आपके विकल्प है सितंबर 30, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 1। तो राइट आंसर होता है सितंबर 30। जी हाँ, सितंबर 30 कर दी गई है, लास्ट डेट है 2018-19 के जीएसटी रिटर्न की फिजिकल ईयर 2018-19 की। दोस्तों लास्ट बट नॉट लिस्ट मैं यही कह सकता हूँ कि इस पूरी दुनिया में इतना अंधकार नहीं है कि एक छोटे से दीपक से प्रकाश को मिटा सके। आप में वह ताकत है कि आप सब कुछ कर सकते हैं, बशर्ते मन में जीत की आशा होनी चाहिए। कोविड-19 जैसी बीमारियां आती रहेगी, जाती रहेगी, लेकिन आशा कभी नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि डर के आगे जीत है। बिल्कुल सत्य कहा गया है कि आपके अंदर जो एक छोटा सा दीपक है उसके प्रकाश को कोई भी नहीं मिटा सकता, चाहे इस पूरी दुनिया में कितना भी अंधकार क्यों ना हो। एक बार फिर आपको बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं, और भगवान आपको सफलता प्रदान करे, ये मेरी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।